अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। कासिम जब गांव गया तो हर बार की तरह उसके मामू और मुमानी ने उसका शानदार स्वागत किया। आखिर वह उनका होने वाला दामाद था। उसे देखकर अगर कोई नाखुश हुआ तो वह रिदा थी, जो खुद को दूसरे सैयारे की मखलूक समझती थी। वह अपने ख्यालों में जिस शहजादे का तसव्वुर करती थी, कासिम उस जैसा नहीं था। यही वजह थी कि वह उसे सख्त नापसंद करती थी। कासिम उसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आया था, लेकिन उसे कोई तोहफा पसंद नहीं आया। सीधा सादा कासिम यही समझता था कि रिदा उससे शर्मा रही है और इसी वजह से उससे कतराती रहती है। वह बेचारा अपनी मोहब्बत का मारा हुआ था। यही वजह थी कि वह दिल में खुशफहमियों का जहान आबाद रखता था। वैसे भी उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद रिदा बदल जाएगी और उससे मोहब्बत करने लगेगी। वह उसके लिए शहर से एक खूबसूरत सी सोने की अंगूठी बनवा कर लाया था और चाहता था कि वह खुद अपने हाथ से उसे पहनाए। इस मकसद की तकमील के लिए अगले दिन जब मामू और मुमानी दोपहर के वक्त सो रहे थे, वह चुपके से रिदा के कमरे में गया और बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूं जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। रिदा, जो पहले ही उसे बेवकूफ समझती थी, उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसी और बोली, तुम्हारा तोहफा भी तुम्हारी तरह होगा, बहुत ही सस्ता सा। कासिम उसकी तंजिया बात को उसका मजाक समझा और बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा, बस जरा अपना हाथ तो दिखाओ। रिदा ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वह तोहफा देखने पर मजीद थी। मजबूरन कासिम ने अपनी जेब से मखमली डिब्बियां निकाली और उसके अंदर से खूबसूरत सी सोने की अंगूठी निकालकर रिदा को दिखाने लगा। उसे यकीन था कि अंगूठी देखने के बाद रिदा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि अंगूठी बहुत ही खूबसूरत थी। मगर उसके अरमानों पर ओस पड़ गई जब रिदा ने तकब्बुर अंदाज में कहा, तुम्हें लगता है कि मेरा खूबसूरत सा हाथ इस सस्ती और छोटी सी अंगूठी के लायक है? तो तुम अपनी यह गलत फहमी दूर कर लो। फर्ज करो अगर मैं यह अंगूठी पहन भी लेती हूं तो मेरी दोस्तें मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी कि तुम्हारे पास मेरे लिए सिर्फ एक अंगूठी बाकी बची थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसके साथ एक छोटा सा लॉकेट सेट भी बनवा कर ले आते? उसकी इस फरमाइश पर कासिम हक्का बक्का रह गया और फिर बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें लॉकेट सेट भी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ऐसी माला तैयार करवा कर लाऊंगा जो तुम्हारी दोस्तों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। यह सुनकर वह बोली, हाय, वाकई क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई तुम इतने बड़े दिल के मालिक हो? उसके चेहरे पर खुशी भरे रंग देखकर कासिम बोला, तुम्हारी सोच से भी बढ़कर। फिर वह जल्द ही अपने घर वापस आ गया, क्योंकि उसे अपना किया वादा निभाना था और रिदा के लिए खूबसूरत सोने की माला बनवाकर लानी थी। लेकिन वह उससे वादा तो कर चुका था, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वह अपने इस वादे को निभाता। सो घर वापस आने के बाद सबसे पहले वह अम्मा की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, अम्मा, मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा बीमार है, अगर तुम चाहो तो उसके लिए कुछ इमदाद भेज सकती हो। उसे मालूम था कि अम्मा बुरे वक्त के लिए कुछ में रहते हैं वहीं पर रहता है, सो मैं उसकी मदद करने के लिए चला जाऊंगा। आपने जो कुछ भी देना है मुझे ही दे दो। इस तरह कासिम ने अपनी मां से एक बड़ी रकम लेकर सोने की माला खरीदी और अगले ही हफ्ते दोबारा मामू के घर पहुंच गया। उसने सबकी नजर बचाकर निहायत राजदारी के साथ रिदा को सोने की माला दी तो वह खुश हो गई और बोली, सच बात है कासिम, जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो कोई और नहीं रख सकता। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला है। तुम वाकई बहुत बड़े दिल के इंसान हो और मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। रिदा के यह अल्फाज सुनकर वह खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगा। दूसरी तरफ रिदा, जो उसे बेवकूफ बना रही थी, अपने चचाजाद शाहिद की मोहब्बत में मुब्तला थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन बेरोजगारी और काम धंधे की वजह से शाहिद के घर वाले रिदा का हाथ नहीं मांगते थे और इस बात से भी वह अच्छी तरह वाकिफ थे कि रिदा का रिश्ता बचपन से ही उसकी फुप्पो के घर तय हो चुका है।
सो दूर दूर तक उनका मिलन होता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार जो नई चाल रिदा ने चली थी, उसके बाद उसे पक्का यकीन हो चुका था कि वह दिन दूर नहीं है जब वह और शाहिद एक हो जाएंगे। उसके मुतालबे बढ़ते चले गए और वह कासिम से नित नई फरमाइश करती, जिन्हें कासिम झटपट पूरी कर देता। वह उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका था और उसकी हर ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा देता था। वह एक दुकान पर मामूली सा सेल्समैन था और उसकी तनख्वाह बेहद मामूली थी। अपनी महबूबा की फरमाइश पूरी करने के लिए उसने अपने सब दोस्तों से बहुत ज्यादा उधार ले लिया और इस तरह उसका बाल बाल कर्ज में जकड़ गया। मगर रिदा की फरमाइशें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अगर कासिम उसे मना करने या समझाने की कोशिश करता तो वह फौरन मुंह बना लेती और कहती, बस इतनी ही थी तुम्हारी मोहब्बत। कासिम, जो उसे हर लिहाज से अपनी मोहब्बत के सच्चा होने का सबूत देना चाहता था, उसकी हर बात पर अमल करता और उसकी फरमाइश पूरी करता रहता। उसने कासिम से ढेर सारे जेवरात लिए और सारे जेवरात शाहिद को दे दिए। शाहिद ने अपना कारोबार शुरू कर लिया और दिन रात तरक्की करते हुए सबको हैरान कर दिया। जब उसका कारोबार अच्छा चल पड़ा तो उसने रिदा के माँ बाप से उसका हाथ तलब किया। तो उन्होंने फैसला करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि वह कासिम से कहीं ज्यादा कमा रहा था। उन्होंने फोन पर कासिम से माफी मांगकर रिश्ता खत्म कर दिया और इस तरह कासिम को उसकी बेवकूफी की सजा भी मिल गई। कासिम की मां बहुत रोई, क्योंकि इकलौते भाई ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया था और अब वह दोबारा गांव नहीं जाना चाहती थी। मगर कासिम एक बार जरूर कोशिश करना चाहता था। सो जब वह मामू के दरवाजे पर गया तो उन्होंने उसे देखकर यह कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सो अब यहां का रुख मत करना। कासिम मायूस होकर वापस लौट आया और से रोने लगा तो उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहने लगी, बेटा, रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं। मैं अपने भाई की वजह से शर्मिंदा हूं और तुझसे माफी चाहती हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं कि मैं तेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवाऊंगी। रिदा तेरे लायक ही नहीं थी, वरना तेरी जिंदगी में जरूर शामिल होती। तू गम न कर और अपने काम में दिल लगा। कासिम रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे रिश्ता टूटने का इतना गम नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरा बाल बाल कर्ज में जकड़ा जा चुका है। मैं इसीलिए परेशान हूं। यह कहकर उसने सारी कहानी अपनी मां को कह सुनाई थे। कासिम ने उनसे जल्द रकम वापस देने का वादा किया और फिर वह लोग वहां से चले गए। अब अम्मा और कासिम दोनों की रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। अम्मा, जो पहले रिश्ता टूटने के गम में बेहाल थीं, अब सब कुछ भुलाकर कासिम का कर्जा चुकाने के बारे में सोचती रहती। पास कोई जेवर भी नहीं था कि जिसे बेचकर वह कासिम की मदद कर सकती। सो एक ही चारा बाकी बचा था कि कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए यह बड़ा सा मकान बेच दिया जाता। उन्होंने इस मकान को लेकर कई ख्वाब देखे रखे थे, क्योंकि यह मकान कई साल से यूं ही उजाड़ सा पड़ा था। उनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि मकान को अच्छे अंदाज में तामीर करवाती। सो हमेशा यही सोचा करती थीं कि कासिम बड़ा होगा तो कमाकर खुद ही मकान बनवा लेगा। लेकिन कासिम के कारनामे ने तो उनसे यह जगह भी छीन ली थी और इस तरह वह दोनों मां बेटा सब कर्जदारों का कर्ज चुकाकर एक वीरान सी जगह पर आकर आबाद हो गए। अम्मा ने उस छोटे से झोपड़े नुमा घर में कदम रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। कासिम को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने जाकर अपनी मां के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, अम्मा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें एक खूबसूरत घर में रखूंगा। बस जो गलतियां मुझसे हो चुकी हैं उन्हें माफ कर दो। मैं अपनी हर गलती का इजाजा करूंगा और खूब दिल लगाकर मेहनत मजदूरी करूंगा ताकि हमारे दिन बदल जाएं और हम फिर से अपने लिए एक घर बना सकें। इस बार मैं तुमसे वादा करता हूं कि किसी के झांसे में नहीं आऊंगा और कभी किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। मां वह हस्ती होती है जिसका कोई जमीर बदल नहीं सकता। अम्मा दिल ही दिल में गमजदा जरूर थीं, लेकिन बेटे को रोते हुए देखा तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने बेटे को गले लगाकर बहुत सी दुआएं दी। कासिम का दिल एकदम हल्का हो गया और उसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि एक दिन अपनी मां के ख्वाबों को सच करके दिखाऊंगा।
कई दिन तक कासिम काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई काम न मिला। तो मजबूर होकर वह भुट्टा बेचने लगा। सुबह होते ही वह अपना सामान लेकर घर से निकल पड़ता और मुख्तलिफ स्कूलों और अस्पतालों के बाहर खड़ा होकर भुट्टा बेचता। सर्द और गर्म मौसम का ख्याल किए बगैर वह मेहनत करने से न कतराता और अपना काम जारी रखता। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो रिदा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। उसे यकीन नहीं आता था कि कोई इतना खुदगर्ज और मतलब परस्त हो सकता है। वह बेचैनी से करवट बदलता रहता, लेकिन उसकी आंखों से नींद रूठी रहती। सो वह चुपके से अपने बिस्तर से निकलता और अपनी बांसुरी उठाकर घर से बाहर निकल आता। घर से कुछ दूर फासले पर एक खाली मैदान था। वह वहां आकर बांसुरी बजाता तो उसके दिल का दर्द कुछ हल्का हो जाता था। उसके दिल को सुकून मिलता और वह सुरूर की कैफियत में आ जाता। एक रात वह बांसुरी बजाने में इस तरह गुम था कि उसे महसूस ही न हुआ कि एक जिनजादी उसके करीब बैठकर बांसुरी की धुन सुन रही है। कासिम ने कुछ देर बाद उसे अपने करीब देखा तो हैरान रह गया। जिनजादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बांसुरी में बड़ा जादू छुपा है। क्या तुम अपनी यह बांसुरी मुझे दे सकते हो? मैं इसे खरीदना चाहती हूं और इसकी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर कासिम मुस्कुराया और बोला, जिस तरह मोहब्बत को न तो बेचा जा सकता है और न ही फेंका जा सकता है, यह तो बस दिल को आबाद करने के लिए होती है। मेरी बांसुरी भी ऐसी ही है। उसकी बात सुनकर जिनजादी के चेहरे पर मायूसी फैल गई और वह बोली, तुम बातें बहुत खूबसूरत करते हो। उसने कासिम से कुछ और बात करने की कोशिश की, लेकिन कासिम बिल्कुल बेजार सा बैठा रहा, जैसे वह इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। अगले दिन जिनजादी फिर कासिम के पास आई। इस बार उसके हाथ में कुछ तोहफे थे जो वह कासिम को देना चाहती थी, लेकिन तोहफा लेना तो दूर की बात थी। उसने नजर उठाकर उसकी तरफ न देखा और दूसरी जानिब चल पड़ा। जिनजादी शाहबानो बेचारी मायूस खड़ी रह गई। कासिम ने मजीद बांसुरी बजाने का इरादा तर्क किया और अपने घर की जानिब चल पड़ा। अगले दिन उसे शदीद बुखार था। अम्मा परेशान हो गई। उसे देसी दवा दी जो वह हमेशा दिया करती थी, मगर कोई आराम न आया। तंग आकर वह उसे शाम के वक्त आलिया के आस्ताने पर ले गई। आलिया जो रूहानी इल्म रखती थी और एक अरसे से अपना आस्ताना चला रही थी, वजह से वह वैसे भी बहुत कमजोर थी। अब इकलौता बेटा बीमार हुआ तो वह पहले से ज्यादा खुद को कमजोर और बेबस महसूस करने लगी। अपनी इस परेशानी का जिक्र फोन पर अपनी बहन से किया तो बहन से रहा न गया और उसने अपनी बेटी को खाला की खिदमत करने के लिए भेज दिया। कासिम की खालाजाद हीरा एक खिदमत गुजार और अच्छी लड़की थी। उसने यहाँ आने के बाद सारे घर का काम संभाल लिया और वह कासिम के लिए भी बड़ा स्वादिष्ट सा परहेज खाना तैयार करती, जिसे वह खुशी खुशी खा लेता। सारी उम्र अम्मा की यही आरजू रही कि काश एक बेटी होती। अब भांजी घर आई थी तो ऐसा लगता था जैसे बेटी घर के अंदर मौजूद हो। सो उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हीरा को ही अपनी बहू बनाएंगी। दूसरी जानिब हीरा के दिल में भी कासिम के लिए पसंदीदगी भरे जज्बात पैदा हो गए। वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगी। वह शर्मीली तबीयत की लड़की थी जो अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकती थी। सो उसने अपनी मोहब्बत को दिल में ही छुपा कर रखा और कासिम की खिदमत करने में कोई कसर न छोड़ी। साफ सुथरे घर और अच्छी देखभाल की वजह से कासिम जल्दी सेहतयाब हो गया और काम पर जाने लगा। शाहबानो कासिम के गिर्द बंधे हिसार को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करने लगी। उसने 7 दिन का सख्त तरीन अमल किया, जिसके बाद वह रूप बदलकर कासिम के पास जा सकती थी और न सिर्फ उससे बात कर सकती थी बल्कि उसे छू भी सकती थी। यह बात उसके लिए बहुत खुशी का बायस थी। कासिम के घर बड़े बड़े ताविज लटके हुए थे, जिसकी वजह से वह उसके घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। लेकिन कासिम जैसे ही काम पर निकला तो वह पहले से ही उसकी मुंतजिर थी। वह एक फकीर औरत के रूप में उसके करीब आई और बोली, मुझे तेरे हाथ से कुछ सदका चाहिए, चाहे वह भुट्टे के 2 दाने ही क्यों ना हो। तू मेरी इस फैली हुई झोली में डाल दे। कासिम ने हिल गई। यहां से शाहबानो की मोहब्बत ने नया मोड़ लिया और उसका महबूब जैसे उसकी दस्तरस में आ गया।
हीरा की बड़ी चाहत थी कि कासिम उससे इजहार मोहब्बत करता। वह अपनी खाला की ख्वाहिश से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन हमेशा उसकी आंखों को ढूंढती रहती और हर बार उसकी आंखों में अपने लिए कोई मोहब्बत या लगन न पाकर मायूस हो जाती थी। वह रातों को उठकर खुदा से दुआ करती कि कासिम का दिल उसकी मोहब्बत से भर जाए, लेकिन ऐसा लगता था जैसे अभी उसकी दुआओं के कबूल होने का वक्त बहुत दूर था। एक रात वह दुआ करने के लिए उठी तो उसने एक नजर खाला को देखा, जो हसब ए आदत बेखबर सो रही थी। जबकि कुछ देर बाद उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो वह हैरत से कमरे से बाहर निकली और यह देखकर हैरान रह गई कि कासिम बाहर के दरवाजे से निकलकर न जाने कहां जा रहा था। उसके दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। वह उसके पीछे चल पड़ी। गोशियों में न जाने कौन से अहद व पैमान कर रहे थे। हीरा मायूस सी बैठी अपनी मोहब्बत पर नोहा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और दिल बुरी तरह बोझिल था। काश मैं कभी इस शहर का रुख न करती तो यूं अपने सुकून को तबाह और बर्बाद होता हुआ न देख रही होती। काश मैंने कभी तुम्हें नजर भरकर न देखा होता और कभी अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत को महसूस न करती। वह खुद से मुखातिब थी और मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। वह बोझिल कदमों से वापस घर की तरफ चल पड़ी। आज जो पर्दे उसकी नजरों के सामने से हटे थे, उन्होंने उसे बेहाल कर दिया। उसने मुंह धोया, अपने पैरों को साफ किया और बिस्तर पर आकर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी जिंदगी का सुख चैन तो वह शख्स ले गया था जो इस वक्त एक जिनजादी की बारही थी, और वह यह समझती थी कि वह अपनी मोहब्बत का असीर बनाकर कासिम को जल्दी जिनजादी की मोहब्बत से आजाद करा देगी। लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अगर मोहब्बत से दामन बचाना इतना ही आसान होता तो शायद वह अब तक कासिम की मोहब्बत से आजाद हो चुकी होती। जिस रात वह कासिम की दुल्हन बनी, उसे देखने वाली हर नजर ने उसकी तारीफ की और नॉर्मल सी शक्ल सूरत वाले कासिम की किस्मत पर रश्क किया जिसे इतनी हसीन बीवी मिली थी। हीरा को पूरा यकीन था कि आज की रात कासिम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके हर अंदाज से जाहिर होता था कि वह हीरा को पा लेने के बाद कितना खुश है। इस वक्त कासिम उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लिए पुरतपिश नजरों से उसे देख रहा था। हया की सुर्खी की बदौलत हीरा के गाल दहक रहे थे। कासिम अपनी नई नवेली खूबसूरत सी बीवी की तारीफ करने के लिए अल्फाज का चुनाव करने लगा और फिर उसके अल्फाज ने हीरा की समाई में अमृत घोल दी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। तुमने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है। हीरा, जिस तरह तुमने मुझे और मेरे घर को संभाला है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अलावा यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर हीरा मुस्कुराई और बोली, यह तो मेरा फर्ज बनता है कि जब तुमसे मोहब्बत की है तो तुम्हारे और तुम्हारे घर के हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझूं। इस वक्त घर में कुछ मेहमान मौजूद थे और वह सब अम्मा के कमरे में शादी की थकावट के बाद अब गहरी नींद में डूबे हुए थे। वह दोनों मोहब्बत भरी सरगोशियों में गुम थे कि एकदम बिजली बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। मुझे घबराहट महसूस हो रही है, एकदम कासिम ने कहा और अपना सीना मसलने लगा। हीरा परेशानी मोहब्बत का खेल हार चुकी है और कभी भी कासिम को हासिल नहीं कर सकती। वह चलती थी तो उसकी पायल की खनक अंधेरे में फैले सुकून का दम तोड़ती थी, लेकिन कासिम को उस वक्त अपनी महबूबा जिनजादी के अलावा किसी की फिक्र नहीं थी। हीरा दुल्हन के रूप में एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी बदनसीबी को रोने लगी। शायद वह दुनिया की पहली दुल्हन थी जिसे उसका शौहर शादी की पहली रात हसीन रूप में छोड़कर एक जिनजादी के साथ रात गुजारने जा रहा था। हीरा काफी देर तक वहां बैठकर आंसू बहाती रही। कुछ ही देर में जिनजादी के कहकहे गूंज रहे थे। हीरा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रही हो, लेकिन दरहकीकत वह अपने मिलन का जश्न मना रही थी। कुछ देर बाद हीरा मायूस होकर अपने लहंगे को संभालती हुई वापस आ गई। उसे जिंदगी ने बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वह गहरी नींद में डूब गई तो न जाने किस वक्त कासिम वापस घर आया और आकर चुपचाप उसके बराबर में लेटकर सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद अम्मा ने यह कहकर
उन दोनों को कमरे में भेज दिया कि तुम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई होगी, सो तुम दोनों आराम करो। हीरा कासिम से बात करने का इरादा कर चुकी थी, सो वो मौका मिलते ही कासिम के रूबरू आ खड़ी हुई और बोली, अब आपकी शादी हो गई है, सो मैं चाहती हूँ कि आप अपना हर ताल्लुक जिन जादी से खत्म कर लें। उसकी बात सुनकर कासिम के चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उजागर हुए, जैसे उसे हीरा की बात पर यकीन न आ रहा हो। हीरा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक इज्जतदार और शरीफ नफ्स जिन जादी पर बहतान बांध रही हो। कम अज कम मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम मुझ पर शक कर रही हो। हीरा को कासिम की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह बोली, एक तो आपने जिन जादी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और दूसरा अपनी गलती को सुधारने के बजाय मानने से भी इनकार कर रहे हैं। कासिम हीरा की बात सुनकर आग बबूला हो गया। मैं अगर एक फकीर जिनी की मदद करने के लिए उसके पास जाता हूं कर पहाड़ पर चला जाता था। वह किसी रात नागा न करता और हर रात हीरा की कांटों पर गुजरती। वह अपनी वजह से किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, सो हंसती मुस्कुराती रहती ताकि किसी को भी मालूम ना हो सके कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान मचा है। एक दिन अम्मा ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है हीरा पुत्र, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। न तो तू अच्छी तरह कुछ खाती पीती है और न ही अपना ख्याल रखती है। इस तरह तेरी ही नहीं बल्कि तेरे होने वाले बच्चे की सेहत भी खराब हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हसास हो रही हैं। उसने हंसकर उन्हें टालना चाहा, लेकिन ऐसा लगता था जैसे अम्मा इस वक्त कोई भी बहाना सुनने के मूड में नहीं है। मुझे लगता है तू यहाँ उदास हो गई है। शादी के बाद एक बार भी अपने घर जाने की जिद नहीं की। मैं तो कहती हूँ तू चंद दिन अपने घर जाकर रहे ताकि तेरा दिल लग जाए। हीरा को अम्मा की तजवीज पसंद आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसके जाने के बाद तो कासिम मुकम्मल तौर पर जिन जादी की मोहब्बत में न डूब जाए। तो उसने अम्मा को फौरन मना कर दिया, नहीं खाला, मैं अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि आजकल मुझे कासिम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं जाऊंगी तो वह उदास हो जाएंगे। वैसे भी घर रहकर मुझे उनका ख्याल ही आता रहेगा। अम्मा ने प्यार भरी नजर से अपनी बहू को देखा और दिल ही दिल में सोचने लगी, मेरी प्यारी भांजी मुझ पर ही गई है, तभी तो शौहर का इतना ख्याल रखती है। चिराग लेकर ढूंढती तो भी मुझे यकीनन ऐसी बहू न मिलती। खुदा का शुक्र है जिसने यह रौनक मेरे घर में सजा दी। हीरा जिन जादी से मुलाकात करना चाहती थी ताकि वह उसे बता सके कि कासिम उसका शौहर है और उसके अलावा किसी का भी उस पर कोई हक नहीं है। वह कई दिन तक कोई ऐसा तरीका तलाश करती रही जिस पर अमल करके वह जिन जादी से मुलाकात कर सकती, लेकिन रात के वक्त कासिम की मौजूदगी में वह उससे नहीं मिल सकती थी। इस बार अम्मा उसे चेकअप के लिए बड़े अस्पताल लेकर गई तो उसने डॉक्टर को नींद न आने का बहाना बनाकर बहुत सारी नींद की दवा ले ली और एक रात खाने में मिला दी। तो कासिम शादी के बाद पहली बार बड़ी गहरी नींद सोया। हीरा उसके सिरहाने बैठी रही। शादी के बाद आज पहली रात थी कि वह उठकर जिन जादी के पास नहीं गया था। हीरा की खुशी का कोई आलम न था। उसे ऐसा लग रहा था वह कुछ कामयाब होने लगी है। उसे उम्मीद नजर आने लगी कि जल्द ही जिन जादी उसके और कासिम के दरमियान से निकल जाएगी। मगर फिलहाल यह वक्त अमली कदम उठाने का था, न कि खुशफहमी तले बैठकर यह रात जाया करने का। वह उठी और दबे कदमों चलती हुई घर से बाहर निकल गई। उसका रुख पहाड़ की जानिब था जहां कासिम और जिन जादी मुलाकात किया करते थे। जिन जादी अपने लंबे बाल खोले और भारी जेवरात पहने अपने महबूब कासिम की मुंतजिर थी, लेकिन जैसे ही उसने हीरा को वहां आते देखा उसकी आंखों से शोले बरसने लगे और गुस्से के मारे उसने अपनी जबान बाहर निकाली तो ऐसा लगता था जैसे उसकी जबान से आग बरस रही है। उसी आग की तपिश की वजह नहीं बनती। खुदा ने एक माँ के दिल में बड़ी ताकत रखी है। तुम चाहो तो जिस हद तक भी चली जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत कासिम को मुझसे दूर नहीं कर सकती। बेहतर है कि खुद ही अपना रास्ता बदल लो। हीरा यह कहकर चुपचाप अपने घर वापस आ गई। पीछे शाहबानो अंगारे उगलती रह गई। उस रोज हीरा ने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वह किसी भी तरह
अपने घर और शौहर को जिन जादी से बचाकर रहेगी। उसने सबसे पहले अम्मा से बात की और उन्हें सारी बात बताई तो वह यह बातें सुनकर हैरान रह गईं और बोली, इतने महीने से तू यह सब अकेली ही बर्दाश्त कर रही है। बेटा, मुझे अपनी मां समझा होता तो पहले ही बता देती। हीरा खाला का यह शिकवा सुनकर तड़प उठी और बोली, मैं आपको किसी भी तरह तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए सोचा कि मामलात खुद ही निपटा लूं। लेकिन मुझे लगता है मैं हार जाऊंगी और जिनजादी यह जंग जीत जाएगी। उसकी आंखों में नमी देखकर अम्मा का दिल कटकर रह गया। अरे, ऐसे कैसे वह तेरे हक पर डाका डालेगी? मैं सब देख लूंगी। बहू नहीं, हमेशा तुझे बेटी समझा है और मुझे लगता है कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे कासिम का इलाज मुकम्मल करवाना चाहिए था। आलिया ने जब 40 रोज का अमल बताया था तो इसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कासिम मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है और अब उसकी जिंदगी में जिनजादी का कोई दखल नहीं है। सो मैं दोबारा आलिया के पास नहीं गई, लेकिन आज ही मैं उसके पास जाऊंगी और जिनजादी से पीछा छुड़ाने का कोई अमल पूछ कर आऊंगी। अम्मा ने चादर ओढ़ी और उसी वक्त घर से बाहर निकल गई। हीरा दरवाजा बंद करने के लिए उठना चाहती थी, लेकिन इन दिनों उससे उठना बैठना मुश्किल हो रहा था। सो वह अभी इरादा ही कर रही थी कि एक काली बिल्ली खुले हुए दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गई। उसकी आंखों की गैर मामूली चमक देखकर हीरा को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि उसका ताल्लुक जिन्नात से है। हीरा उसके ऊपर पानी डालकर उसे हीरा की आंख खुली तो वह अस्पताल में बेड पर लेटी थी। उसके आसपास अजीबोगरीब चेहरों और सफेद लिबास पहने लोग घूम रहे थे। मैं शायद मर चुकी हूं, उसने लब हिलाए और जैसे खुद से सरगोशी की। लेकिन उसी वक्त एक जिनजाद उसके करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम बिल्कुल जिंदा हो और इस वक्त हमारी मेहमान हो। यह रहा तुम्हारा नन्हा शहजादा। एक बेहद खूबसूरत जिनजादी एक प्यारा सा बच्चा लेकर उसके करीब आई और बच्चे को उसके पहलू में लिटा दिया। ओह, यह मेरा बेटा है। हीरा शदीद कमजोरी और नकाहत के बावजूद मुस्कुरा दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास जिन्नात के रूप में फरिश्तों का गुजर हो। हीरा सोचने लगी। कमजोर सी हीरा को सामने मौजूद पाकर गले लगा लिया। कहां चली गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे कहां कहां तलाश नहीं किया। तेरी जुदाई में देख कासिम का क्या हाल हो गया है। घर के अंदर दिया रोशन किया गया था, जिसकी वजह से वह कासिम का चेहरा वाजह तौर पर देख सकती थी। उसके चेहरे पर दुख, परेशानी और जुदाई के असरात थे। हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। हमारी जिनजादी मलका ने कासिम के ऊपर आशिक होने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की है। जिनजात की भारी आवाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कराया और वह मजीद कहने लगा, आप लोग जिन्नात के बारे में बुरे ख्यालात अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। दरअसल हम भी उसूल पसंद हैं और अपनी जिंदगी को उसूलों के मुताबिक न ही अपनी पहले वाली जगह दोबारा हासिल कर सकेगी। मेरे ख्याल से उसकी इतनी सजा काफी है। अब बेहतर है कि आप लोग उसे सजा देने के बारे में न सोचें, क्योंकि अपना रुतबा खो देने के बाद वह अपनी ताकतें भी खो देगी और कासिम का पीछा छोड़ देगी। जिन्नात की यह बात सुनकर सबने शुक्र अदा किया। हीरा को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी आजमाइश का आखिरी दिन है। अम्मा ने जिनजात का शुक्रिया अदा किया तो वह उन्हें खुदा हाफिज कहकर चला गया। कासिम ने कुंडी लगाई और अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करने लगा। हीरा को आहिस्ता आहिस्ता पूरी बात याद आने लगी कि वह किस तरह जिन्नात के अस्पताल पहुंची थी। घर में अकेली होने की वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी तो जिन्नात ने उसकी मदद की और उसे अपने साथ ले गए, वरना अब तक शायद कोई बड़ा नुकसान हो चुका होता। और यह रात उन्होंने नन्हे शहजादे के पास बैठकर उसे देखते हुए गुजार दी, जो हूबहू कासिम के जैसा था। अगले दिन कासिम सोने के लिए लेटे नागवार सी आवाज फैल गई और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे हीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे डर था कि कहीं जिनजादी उसके बेटे को कोई नुकसान न पहुंचाए, सो वह उसे सीने से लगाकर अम्मा के कमरे में चली गई। अम्मा की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वह कुछ पढ़कर नन्हे शहजादे पर दम करने लगी तो हीरा को कुछ सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद जोर जोर से दरवाजा बजाने की आवाज सुनाई देने लगी, साथ ही बिजली कड़की और तेज बारिश हुई।
हमें दरवाजा खोलना चाहिए। हो सकता है कोई मुसाफिर इस खराब मौसम में हमारी मदद चाहता हो। हीरा दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई तो अम्मा ने बाजू से पकड़कर उसे बिठा लिया और बोली, दरवाजा खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि जिनजादी है। आज अगर यह दरवाजा खुल गया तो हो सकता है हम फिर कभी उससे पीछा न छुड़ा सके। अम्मा का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि उसी वक्त बाहरी दरवाजे के बाहर से जिनजादी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह चिल्लाते हुए कासिम को पुकार रही थी। हैरत की बात यह थी कि कासिम उसकी आवाजों से बेखबर गहरी नींद में सोता रहा। मुसलसल 3 रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। अम्मा और हीरा के लिए यह वक्त कठिन जरूर था, लेकिन गुजर गया। 3 दिन बाद जिनजादी खुद ही थक हार कर वापस चली गई। यहां से हीरा की जिंदगी के खूबसूरत दिन शुरू हो गए। उसने जिनजादी की मौजूदगी में कासिम को अपनाकर जिस मोहब्बत का सबूत दिया था, अब उसे उसका सिला मिल रहा था। कासिम उस पर जान निछावर करता है तो अम्मा हर वक्त उसकी शुक्रगुजार रहती हैं, जिसकी मोहब्बत ने उनके बेटे को जिनजादी के इश्क में दीवाना होने से बचा लिया था। उनकी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। कासिम ने दिल ही दिल में मेहनत करने का जो अहद बांधा था, अब अपना कारोबार शुरू करके वह अपने इरादों को अमली जामा पहना चुका है। अक्सर हीरा शरारत के मूड में उससे जिनजादी का जिक्र करती है तो वह हंसने लगता है। उसका कहना है कि वह किसी जिनजादी को नहीं जानता और न ही कभी किसी जिनजादी से मिला है। उसके दिल से शाहबानू की हर याद मिट चुकी है। वह हीरा के साथ अपनी जिंदगी में खुश और मुतमिन है। लेकिन आज भी जब चांदनी रातों में किसी मुसाफिर का पहाड़ से गुजर होता है तो उसे जिनजादी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुना है वह अब भी कासिम को पुकारती है और उसकी मोहब्बत में पूरे चांद की रात में बांसुरी बजाती है और गाना गाती है। पूरा गांव उसकी आवाज सुनता है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जिस रात उसकी आवाज गांव में लोगों को सुनाई देती है, उस रात कासिम को बड़ी गहरी नींद आती है, जैसे उसे कोई लोरी सुना रहा हो। हीरा इस बात से मुतमीन है कि अब उसकी मोहब्बत में कोई हिस्सेदार नहीं, क्योंकि इंसान हर चीज का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई मोहब्बत में शरीक हो तो यह मोहब्बत जिंदगी का एक तल्ख सबक बन जाती है। और जिंदगी की इन्हीं तल्ख